नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दर्शकों। मैं नाविका कुमार, सवाल पब्लिक का शो पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुद्दा फिर से लखीमपुर खीरी का है और मुद्दा इसलिए है कि जब से 3 तारीख से ये खबर आई है लखीमपुर पूरी केस में बहुत सी थ्योरीज आ रही है। हर तरफ अपनी अलग चीज बता रहा है और उसके लिए कहीं ना कहीं जबरदस्त प्रयास भी किया जा रहा है कि कहानी को भटकाया जाए। इसकी एक दो नहीं कई वजहें हैं। मैं एक एक करके हर वजह पर जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने उस एफआईआर को एक्सेस किया जिसे 2 दिनों से पुलिस दबा कर बैठी थी। मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है, ये एक्सक्लूसिव कॉपी। जो धाराएं लगी हैं वो 147, 147, 148, 149, 279, 338, 304 और 302 धाराएं लगी हुई हैं। अब आइए मैं आपको ये एफआईआर दिखाती हूं जो इस वक्त मेरे स्क्रीन पर है। एफआईआर में यहां लिखा है कि श्रीमान थाने में है ये एफआईआर और इसमें कहा है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा आरोपी हैं। इसमें सीधी तरह से कहा इनका नाम मोनू है। मोनू गाड़ी में बैठे हुए थे, बाईं तरफ पैसेंजर सीट पे बैठे हुए थे और वो फायरिंग कर रहे थे। अब ये फायरिंग हवा में हो रही थी, लोगों पर हो रही थी, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन वो बाईं सीट पर बैठे हुए थे और भीड़ को रौंदते हुए आगे चले गए। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाया है और इन तस्वीरों में किस तरह से जीप जा रही थी आपको बताया। गुरविंदर सिंह की मौत इसी एक गोली से हुई, ऐसा एफआईआर में कहा जा रहा है। एफआईआर में कह रहे हैं गुरविंदर सिंह की मौत गोली से हुई और इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा की गाड़ी पलटी जिससे कई लोग घायल हुए। तो पलटाया नहीं गया लेकिन गाड़ी पलटी, ऐसा एफआईआर में लिखा हुआ है। और याद रखिएगा गुरविंदर सिंह को गोली लगी, ये गोली आशीष मिश्रा की गन से निकली थी, ऐसा एफआईआर में लिखा है। और कह रहे हैं कि ये फायरिंग करते हुए जब जीप इनकी उल्टी फुल्टी हुई तो ये निकल के गन्ने के खेतों में छुप गए। और यहां पर एफआईआर ये भी कहती है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गुंडों की तरह काम किया और उन्होंने कहा कि ये आशीष मिश्रा विभिन्न घटना को अंजाम दिया इन्होंने लखीमपुर खीरी गांव में। ये तिकोनिया में एफआईआर दर्ज है। सेक्शन मैं आपको बता चुकी हूं क्या क्या सेक्शन लगे और कहा आशीष मिश्रा ने सुनियोजित तरीके से साजिश रची, कॉन्स्पिरेसी टू किल, प्रीमेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी टू किल। आशीष के साथ 15-20 अज्ञात लोग हथियारों के साथ थे। प्रीमेडिटेटेड हथियारों के साथ पूरी प्रेपरेशन थी। एफआईआर में आगे यह भी कहा गया है कि इस एफआईआर में जो गोली चली वो आशीष की बंदूक से गोली चली और वो बैठे हुए थे। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो इस वक्त आई है उसमें कहा जा रहा है कि कोई गोली थी ही नहीं। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, कोई गोली नहीं चली, गोली गुरविंदर सिंह की बॉडी से पाई नहीं गई और यह कहा जा रहा है कि डेथ ड्यू टू हेमोरेज, यानी कि सिर पर चोट लगने से, खून बहने से क्लॉटिंग हुई और उसकी वजह से मौत हुई। ये गुरविंदर सिंह की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और ये सुबह ही एक कैंडिड कैमरा कॉन्वर्सेशन में हमारे रिपोर्टरों ने डॉक्टर्स ने क्या कहा वो रिकॉर्ड कर लिया था। रिपोर्ट अभी शाम को आई है। एक तरफ एफआईआर का सच, दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सच। सवाल ये उठता है कि सच आखिर में है क्या। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सीतापुर में प्रियंका गांधी वाड्रा को अरेस्ट कर रखा है। प्रियंका गांधी वाड्रा सीतापुर में है और प्रियंका ने क्या कहा और ये आशीष मिश्रा ने आज दिन में क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। और इन्होंने कहा
कि मैं वहां मौजूद ही नहीं था, तो या तो आशीष मिश्रा झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा षड्यंत्र है जो अब तक किसी को पता नहीं चल सका। प्रियंका गांधी वाड्रा और सीतापुर के दृश्य हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। सवाल पब्लिक का शो पर आज यही है, विपक्ष के नेता गिरफ्तार, 302 का आरोपी मंत्री जी का बेटा बाहर कैसे? पुलिस आज तक उससे सवाल पूछने या गिरफ्तार करने पहुंची क्यों नहीं? सवाल यह भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर ऑपरेशन में क्या कह रहे हैं? कोई बुलेट नहीं निकली, तो बुलेट की गोली अगर चली तो लगी कि नहीं लगी? या आशीष की बात सही है कि वो मौका वारदात पे था ही नहीं? सवाल एक और भी है, लखीमपुर का सच कब सामने आएगा? गुनाहगार कब पकड़ा जाएगा? ये सवाल आज पब्लिक का है। और आइए सॉरी, मैं आपको आज अपने मेहमानों से मिलवाती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष शुक्ला, स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के, इश्करन भंडारी एडवोकेट, वारिस पठान AIMIM लीडर हैं, सुची विश्वास लीडर हैं यूपी कांग्रेस की, और डॉक्टर अजीज खान नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले मैं वकील साहब इश्करन भंडारी पे जाना चाहती थी, लेकिन मनीष शुक्ला जी, सवाल ये है कि अगर FIR दर्ज हुई है और उसमें ये सारे धाराएं उसमें लगी हुई हैं, तो अभी तक आशीष मिश्रा को ना पकड़ा गया, ना उससे सवाल पूछे गए, ना गिरफ्तार किया गया। और अगर उनके बंदूक से गोलियां निकली हैं, तो ये बताइए कि आप बंदूक के गुमने की इंतजार में बैठे हैं कि वो बंदूक जो है छुपा दी जाए, गुमा दी जाए, तभी सवाल पूछेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस? देखिए नाविका जी, 3 तारीख की घटना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मॉनिटरिंग की और 20 घंटे में जो कि दूसरा पक्ष था, जो पीड़ित पक्ष था, उससे वार्ता किया और जो भी कंपनसेशन हो सकता था सरकार ने दिया है। साथ ही साथ सरकार ने भी कहा कि निष्पक्ष और निरपेक्ष जांच हो, इसके लिए न्यायिक आयोग और एक SIT का गठन भी किया गया है। अगर 3 तारीख से जितने वीडियो वायरल हो रहे हैं और जितने बयान आए हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगी तो रोज नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। और आज एक नया वीडियो आया है जिसमें गाड़ी से कुचलते हुए भी दिखाया गया है। परसों एक वीडियो आया था जिसमें ड्राइवर को मार के कहलवाया जा रहा था कि कह दो गजे मिश्रा ने भेजा है। एक गाड़ी को पलटते हुए भी दिखाया गया। आपने स्वयं FIR पढ़ा है, यद्यपि FIR का मतलब पीड़ित पक्ष ने जो एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन के आधार पर अक्षरशः FIR दर्ज कर ली गई है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि जो FIR है उसके अनुसार क्या क्या तथ्य ठीक है, क्या क्या तथ्य गलत है। वो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। SIT और आयोग का वो काम है, वो करेगी। हमारी सरकार का मानना है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम किसी एक पक्ष के साथ नहीं है, हम पीड़ितों के साथ है। वो पीड़ित चाहिए पक्ष हो, जो 3-4 वर्कर और ड्राइवर मारे गए हैं, चाहे वो किसान हो। और इसलिए सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है। FIR में कहा गया है कि गोली चलाई गई और एक व्यक्ति की गोली से मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी आपने पढ़ा है। आप एक स्टिंग की भी बात कर रही हैं, उस स्टिंग को हमने देखा नहीं है। हमको लगता है कि SIT को अपना काम करने देना चाहिए, जिससे जांच प्रभावित न हो और दोषी सामने आए। वीडियो के तहत ही सच्चाई का पता चलेगा या पुलिस लोगों से पूछेगी? FIR में आरोपी है आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा, लेकिन मैं वकील इश्करन भंडारी जी से पूछना चाहती हूं। पहले तो हमारे दर्शकों को यह समझा दीजिए कि ये सेक्शन 147, 148, 149, 279, 338, 304, 302 और 120B ये हैं क्या? और एलिगेशन अगर है तो क्या इसके तहत आशीष मिश्रा से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? नाविका जी, वैसे मैं जब ये वीडियो नहीं आया था, इन वीडियो के आने से पहले भी मैंने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे साफ कहा था कि इन एलिगेशंस के बेस पे जो भी गाड़ी चला रहा है उसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने FIR दर्ज की है।
क्योंकि ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये एफआईआर और नामजद एफआईआर है, एक सिटिंग एमओएस होम के बेटे के ऊपर नामजद एफआईआर है, जो कोर्ट ऑर्डर से नहीं हुई है, वो सरकार ने खुद करी है। तो ये एक अच्छी बात है लॉ एंड ऑर्डर के लिए कि सरकार को अगर ये कंप्लेंट आई कि एक व्यक्ति ऐसा जो मंत्री का बेटा है उसने गाड़ियों से कुचला है, और मुझे वर्ड बोलते हुए भी अजीब लग रहा है क्योंकि ये कुचला हुआ ही है, तो एक नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। अब जिन सेक्शंस के अंदर ये एफआईआर दर्ज हुई है उसमें से सबसे सीरियस तो ऑब्वियसली ये मर्डर की धारा है जो लगाई गई है। और एक बात और बता दूं, ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं होती कि कोई कंप्लेनेंट अंदर घुस जाए और कोई तथ्य ना हो और ऐसे ही थाने में एफआईआर दर्ज हो जाए। वो कुछ स्पेशल लॉज में होता है कि कंप्लेनेंट जो बोले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। मर्डर केस में वो स्पेशल लॉ नहीं है। तो अगर दर्ज हुई है तो थाना अधिकारी को, आयोग को कुछ रीजन लगा होगा, बहुत प्राइमा फेसी आया होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कोई लंबी तफ्तीश हुई है, बट कुछ लगा होगा तभी एफआईआर दर्ज की है। तो इस बात पे तो सरकार ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, और मेरे ख्याल से मैं 2 दिन से यही कह रहा हूं कि यही होना चाहिए। आगे जो कॉम्पेंसेशन की बातें हैं वो तो एक सेटलमेंट की बातें हैं, परिवारों को सेटलमेंट की बातें हैं और सबको मिलना चाहिए क्योंकि जो ये हादसा हुआ है। पर जो सबसे संगीन धारा है इसमें वो मर्डर की है, उसमें बुलेट की एलिगेशन और मेडिकल रिपोर्ट कुछ और कह रही है, तो वो एक जांच का विषय हो जाएगा। पर ऑर्डिनरीली ऐसे केसेस में पुलिस जो भी आरोपी है, और मैं दोबारा बोल रहा हूं नामजद आरोपी है, उसको समन करती है, उससे पूछताछ करती है, और बहुत जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि ऐसे संगीन अपराध में अगर आयोग को लगता है कि अरेस्ट करना चाहिए तो अधिकांश केसेस में 300 के 2 के जब पनिशमेंट होती है, मर्डर केस होता है तो अरेस्ट भी होता है। पर अभी मुझे लगता है समन्स जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, वो अपना पक्ष देंगे, अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए तो नॉर्मल केस में इसमें अरेस्ट भी होते हैं। नहीं, पर अब तक अरेस्ट नहीं हुआ, ये सरप्राइजिंग है या इसका प्रेसिडेंट है? नहीं, अब जब जैसे मैंने आपको कहा, मेरे ख्याल से कल एफआईआर दर्ज हुई है, तो अब मर्डर केस के अंदर तो लॉजिकल स्टेप नेक्स्ट यही होता है कि आप अक्यूज को बुलाते हैं और अगर नामजद एफआईआर है तो उसको अरेस्ट करते हैं। वो लीगल पोजीशन तो है, अधिकांश केसेस में नामजद एफआईआर में अरेस्ट होता है। तो मनीष शुक्ला जी, सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि अगर एफआईआर कल से दर्ज हो गई है तो 48 घंटे ये एफआईआर बाहर क्यों नहीं आई, सार्वजनिक क्यों नहीं की? एक नंबर। दूसरा, अगर ये सार्वजनिक है, एफआईआर दर्ज है और इतने संगीन धाराएं इसमें लगी हुई हैं, तो पूछताछ करने में देर किस लिए? क्योंकि ये मंत्री का बेटा है इसलिए देर हो रही है? क्या आम आदमी के लिए इतनी छूट कभी हुई है जितनी मंत्री के बेटे के लिए हो रही है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही। देखिए, दोनों सवाल का मैं जवाब देता हूं। एक तो एफआईआर लेने की एक विहित प्रक्रिया है और कोई भी उस प्रक्रिया के तहत एफआईआर ले सकता है। अब किसने नहीं लिया, किसने मांगा था, क्या मांगने पे उनको एफआईआर नहीं मिली, ये भी हमारे संज्ञान में विषय नहीं आया है कि किसी ने मांगा था और एफआईआर की कॉपी उसको नहीं मिली। दूसरी बात, अगर मंत्री का बेटा है उसको ये प्रिविलेज मिलना था, एफआईआर में नाम ही क्यों आता? क्योंकि अभी तो ये सामने नहीं आया है विषय ना कि वो गाड़ी चला रहा था कि नहीं चला रहा था। लेकिन सरकार का ये मानना है कि जो पीड़ित पक्ष है उसने जो एप्लीकेशन दी है उस एप्लीकेशन के आधार पे एफआईआर दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर जरूरत पड़ेगी और एसआईटी को लगता है, आयोग को लगता है गिरफ्तारी करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से वो प्रक्रिया है वो अपना काम करेगी। हाँ, आयोग और एसआईटी को सरकार की तरफ से पूरी छूट है कि इस कांड का सच सामने आना चाहिए और इसके लिए जो भी कदम उठाना हो वो उठाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन वारिस पठान जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, विपक्ष क्या बहुत जल्दीबाजी में है? ना उन्हें इंतजार करना है किसी तफ्तीश का, ना इन्वेस्टिगेशन का, उन्हें तो चाहिए कि बस सब वहां पहुंच जाएं, नेतागिरी हो, भाषण हो, सिचुएशन को भड़काया जाए और किसी न किसी तरीके से इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का माहौल है। इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? इसलिए विपक्ष इस फेर में है कि किसी न किसी तरह वातावरण बिगाड़ा जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं वारिस पठान जी, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो डॉक्टरों से करवाई गई है, वो कह रही है कि कोई इसमें बुलेट नहीं पाई गई, गोली नहीं पाई गई गुरविंदर सिंह के केस में, तो एफआईआर को बिलीव करेंगे या पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बिलीव करेंगे?
नाविका जी, यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं जिसका मैं खुलासा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल पर। सबसे पहले तो मैं खंडन करता हूँ कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई लखीमपुरी खीरी, मैं तो इसको एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहूँगा कि किस तरह से एक मंत्री का बेटा आता है और वहाँ पर गाड़ी से किसानों को कुचल देता है जो पुअर बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अब बात नंबर 2 ये कि कल से आप और आपका चैनल ये पूछ रहे थे कि बताइए एविडेंस क्या है, कौन सी गाड़ी का पिक्चर आपके पास है, बताइए जो कुचलता हुआ दिखा रहा है। तो मैंने कल एक गाड़ी का तो एविडेंस आपके चैनल के माध्यम से रख दिया था जिसमें मंत्री जी जा रहे हैं और वो गेस्चर कर रहे हैं, इस तरह से थम्स डाउन दिखा रहे हैं। जो किसान वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको ये प्रोवोकेटिव गेस्चर्स थे, इसकी वजह से भी एग्रेशन हुआ। दूसरी बात, खट्टर साहब का जो प्रोवोकेटिव स्पीच आया था उसका भी आपको उल्लेख करना चाहिए था। किस तरह से उन्होंने कहा था कि 600-700 आदमी अपना अपना एक ग्रुप बनाइए और ऐसा मारिए कि 1.5 महीने में आप हीरो बन जाएंगे। मंत्री महोदय का स्टेटमेंट आया था प्रोवोकेटिव स्पीच, उसको भी आप कहेंगे कि हम अगर चाहे तो 2 मिनट के अंदर ये सब खत्म कर सकते हैं। ये प्रोवोकेशन की वजह से कल दिखा चुके हैं, इस पर सवाल पूछ चुके हैं जी। अब दूसरा सवाल, मैं आ रहा हूं नाविका जी, जिस तरह आप खामोशी के साथ बैठकर दूसरे प्रवक्ताओं को सुन रही थी, मैं चाहूंगा मुझे भी आप यही कर्टसी दिखाएं प्लीज। बात नंबर 2 नाविका जी, आप तो इतनी बड़ी एंकर है, हर दिन एक बड़े मंत्री को आप पकड़ती है, कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबसे आप सवाल करती है। तो क्या आपने 2 दिन में योगी को यह सवाल किया कि आपके मंत्री और उसके बेटे का नाम आया है इस घटना के अंदर जिनके ऊपर एफआईआर है, तो उनको कब अरेस्ट किया जाएगा, उनको कब रिजाइन किया जाएगा? क्या उनको रेजिग्नेशन करने की मांग की है आपने? क्या आपने मोदी जी को पूछा कि आपके राज्य में ये क्या हो रहा है कि यूपी के अंदर जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, उसको आप ही के मंत्री और उसके बेटे जाके कुचल देते हैं, प्रोवोकेटिव स्पीच देते हैं? आपने शायद नहीं पूछा होगा। अब बात नंबर 3 एफआईआर के ऊपर मैं कहूं तो एक आप ही की तरह पत्रकार जो था, आपकी फ्रेटर्निटी का पत्रकार रमन कश्यप, उसका भी कल वहां पर इसी तरह से एक्सीडेंट के अंदर या जो भी कहो उसका डेथ हो गया। उसके फादर और ब्रदर का स्टेटमेंट है मीडिया के सामने, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उसको गाड़ी से कुचला भी गया और उसको गोली भी लगी हुई है। अब ये गोली बंदूक तो मिश्रा के बेटे के पास में थी, तो मिश्रा को क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? एक बार एफआईआर रजिस्टर हो गया है, प्राइमा फेसी साबित हो गया है कि उनके बेटे ने इस दुर्घटना की है, ये मैसेकर किया है, तो पुलिस क्यों अरेस्ट उनको नहीं कर रही है? क्यों पुलिस मांग रही है 8 दिन में हम अरेस्ट करेंगे? अरे कोई आम नागरिक होता तो क्या आप 8 दिन रुकते? इमीडिएटली प्राइमा फेसी केस है, एफआईआर आपने रजिस्टर किया है, उसको अरेस्ट करिए। बाहर रखने से एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप उनको क्यों ये वाली मोहलत दे रहे हैं कि बाहर रहकर आप एविडेंस को डिस्ट्रॉय करिए? हम चाहते हैं कि किसानों के परिवार की जो जाने चले गई उनके साथ भी इंसाफ हो नाविका जी। और आपके माध्यम से आपने देखा किस तरह से उसको गाड़ी से कुचल दिया। तो ये बेरहम जल्लाद जो बाहर इस तरह से आजादी के अंदर घूम रहे, इनकी जगह बाहर नहीं है, इनकी जगह राकेश टिकैत जी भी बैठकर सुलह सफाई करवा रहे थे, उन पर कुछ कहना चाहेंगे आप? वारिस पठान जी, राकेश टिकैत जी भी बैठे हुए थे वहां, सुलह करवाई उन्होंने प्रशासन के बीच और किसानों के बीच। देखिए, उनके बारे में कुछ कहेंगे? सुलह सफाई तो कितने नविका जी, 10 महीने से किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। देश भर में अन्नदाता जो किसान है हमारा, जिसकी रोटी सब्जी खाकर आप और मैं यहाँ पर चैनलों पर बैठ के डिबेट कर रहे हैं, 10 महीने से बोल रहे हैं कि जो 3 ये फार्म लॉज है इसको वापस ले लीजिए। इतनी बातें हो रही है, राउंड ऑफ टॉक चल रहे हैं, मगर मोदी जी का दिल नरम नहीं हो रहा है। ये जो होता है ना, अहंकार इसको कहते हैं नाविका जी। अहंकार किसी भी सत्ताधारी के लिए बहुत खराब है। जिस किसान ने आपको वोट देकर, आप तो वकील हैं, एविडेंस की बात करिए। आप अहंकार की बात करेंगे, जिसका कोई एविडेंस नहीं है तो उस पर बात प्रूव नहीं होगी। मनीष शुक्ला जी कई सवाल उठाए हैं वारिस पठान जी, जवाब दीजिए। आज जवाब बता रहा हूं आपको नाविका जी, आज जवाब बीजेपी को दें। मैं आपको कहना चाहूंगा अगर एफआईआर रजिस्टर हुआ है तो प्राइमा फेसी केस से उनको अरेस्ट करिए, पुलिस कस्टडी में उनसे इंक्वायरी करिए, रिकॉर्ड करिए उनका स्टेटमेंट। सुन लीजिए पहले, अब नाविका जी इनको रोकिए, कहिए कि अगर बहस है तो ठीक से बहस करें। देखिए, सबसे पहली बात इन्होंने जो कही कि भड़काऊ भाषणों से ये माहौल तैयार हुआ। अगर भड़काऊ भाषणों से ये माहौल तैयार होता, हैदराबाद में ओवैसी के छोटे भाई ने जो कहा था, तो पूरे देश में तो इन लोगों को चलने की जगह नहीं मिलती ये एमआईएम वालों को। तो देखिए, आप उत्तर प्रदेश की सरकार ने पीड़ितों के साथ न्याय किया है। नाविका जी, उसका एग्जाम्पल ये है कि पीड़ित पक्ष कहीं किसी चैनल पर नहीं है। पीड़ित पक्ष के साथ सरकार की जो वार्ता हुई है, सरकार ने जो आश्वासन दिया है, जो कदम उठाया है, पीड़ित पक्ष उसको मान रहा है। और दरअसल विपक्ष की समस्या का कारण भी यही है, उसको ये लग रहा था कि इसके सहारे अपनी राजनीति की रोटियां हम सेकेंगे।
लेकिन चूंकि पीड़ित पक्ष को सरकार पर भरोसा है, सरकार के कदम पर भरोसा है और सरकार ने जो उसको आश्वासन दिया उस पर भरोसा है, तो अब ये बौखलाए हुए लोग हैं, तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक भी एविडेंस की बात नहीं कर रहे हैं। वारिस पठान तो ऐसे बता रहे हैं जैसे मौके पे रहे हो कि उनका बेटा था, वो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी ओपन फायर उसने किया, ये किया, वो किया। देखिए एफआईआर के आधार पे, एफआईआर एप्लीकेशन के आधार पर है, लेकिन अभी नाविका जी ने जो ओपनिंग कमेंट किया है, जो उन्होंने एफआईआर पढ़ा है, जो पीएम रिपोर्ट पढ़ा है, उसके आधार पर बहुत चीजें निकल के आती हैं। लेकिन मैं जिम्मेदार प्रवक्ता हूं, आप लोग की तरह गैर जिम्मेदार नहीं हूं, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वारिस पठान जी, एफआईआर सिर्फ एक नहीं है। आप शायद सिर्फ एक एफआईआर की बात कर रहे हैं, एफआईआर तो 3 है। एक एफआईआर ऐसा भी है जो उन पीड़ितों ने डाला है जो बीजेपी के पक्ष के थे और जिनको लिंच कर लिया गया, मार दिया गया जबरन पकड़कर। उनके बारे में कोई आंसू होगा आपके पास? और यही सवाल मैं सुच्ची विश्वास से पूछना चाहती हूँ। सुच्ची विश्वास जी, उनके लिए कोई 2 आंसू बहाएगा कि क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे तो वो इंसान ही नहीं थे? मैंने ये नहीं कहा कि 4 लोगों की कल जाने गई, मैंने पहले कहा कि कल 8 से ज्यादा लोगों की जाने चले गई, जिसमें एक पत्रकार भी था। मैंने सबके लिए कंडोलेंसेस पेश किया है। मुझे तो नहीं सुनाई दिया कि आपने कहा बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की जान गई। आपने किसानों की बात कही, आपने पत्रकार की बात कही, पर आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, उस ड्राइवर की तो बात नहीं कही। पूछना चाहती हूँ सुच्ची विश्वास, अगर कोई इस तरफ से भी मरता है या उस तरफ से मरता है तो क्या आंसू एक तरफ के लिए होंगे? दूसरे इंसान नहीं है, वो किसी के घर के चिराग नहीं है, वो क्या बाप बेटा या भाई नहीं थे किसी के? तो ये यहां तक नौबत आई कैसे? इसके भी तो कोई कारण रहे होंगे। और पोस्टमार्टम की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ एफआईआर की, एक ही एफआईआर की तरफ ध्यान जाए, ऐसा क्यों? मैं आपसे सहमत हूं नाविका जी, हिंसा को कभी भी हिंसा से जस्टिफाई नहीं कर सकते। और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से उन सभी शोक संतप्त परिवारों को, किसानों के परिवारों को भी, और भी जो लोग इस दौरान जान गंवाए, क्योंकि आपने देखा अभी जो हमारे लॉयर ईशकरण साहब हैं, उन्हें कुचलना शब्द इस्तेमाल करने में परहेज हो रहा था। परहेज क्यों? क्योंकि संवेदनशीलता व्यक्ति के अंदर होती है। जिसके हृदय में संवेदना और मर्म समाप्त हो जाए तो उसके मनुष्य होने पर संदेह हो जाता है, तो उससे मानवता या मनुष्यता की अपेक्षा करना व्यर्थ है। दूसरा, प्रशासन के पास ऑलरेडी इस बात के इनपुट्स थे। जब प्रोवोकेटिव भाषण हुए, जब डिप्टी सीएम का या बाद में जो अजय मिश्र जी हैं, उनका भी एक उच्च कोटि का आपराधिक इतिहास है, तो उनके सुपुत्र में वो चीजें दिखेंगी, इसमें कोई संशय नहीं। और हजारों लोगों की मौजूदगी में हादसा हुआ है, तो जो दर्ज हुआ है और किस कदर का प्रेशर है और क्यों उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, मुझे लगता है आप मेरी तुलना में इससे भली भांति अवगत है। क्योंकि अराजकता के जो वीडियोस हमने देखे, तो ये एक बर्बर नरसंहार है। बस यही कह सकते हैं कि पद और प्रभुता का मद, चाहे वो मिनिस्टर साहब हो जिनका सुपुत्र है, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, और आज प्रधानमंत्री जो लखनऊ में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, किंतु शोकाकुल परिजनों से मिलने का उनके प्रोटोकॉल में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अजीज खान साहब, डॉक्टर अजीज खान, मैं पूछ रही हूं कि हर किसी का गुस्सा है और गुस्सा लाजमी भी है, क्योंकि किसानों की मौत हुई है, 8 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सिर्फ एफआईआर के तथ्य को मानना, पोस्टमार्टम के तथ्य को बिल्कुल नकार देना, क्या ये सही है? और एक एफआईआर को मानना, दूसरे एफआईआर को ऐसे सोचना कि वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या ये सही है क्या? देखिए नाविका जी, अभी मैं आपका हेडलाइन देख रहा था, उसमें मेरे ख्याल से हेडलाइन में थोड़ी सुधार होती तो लगता है बेहतर होता। विपक्ष के नेता गिरफ्तार, अपराधी फरार, तब ये ज्यादा सूट करता है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि देखिए, पोस्टमार्टम में अलग रिपोर्ट आया है। अपराधी तो नहीं कह सकते ना, आरोपी ही कहेंगे। अपराधी आरोपी, अपराध तो किया ही है बड़े स्तर पे। मैं ये कह रहा था कि पोस्टमार्टम में अलग रिपोर्ट है, अलग डिटेल है, और एफआईआर में अलग बात है। आखिर ये ऐसा क्यों? सवाल इस पे है क्योंकि आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं, आप बात को जरा गंभीरता से समझें। देखिए, एक बहुत बड़े नेता, देश के गृह मंत्री हैं,
उनका प्रभाव कितना है हो सकता है, इसका अंदाजा हम आप कर सकते हैं। एक छोटे मोटे राज्य मंत्री होते हैं स्टेट के, तो उनका प्रभाव कितना होता है, वो तो गृह मंत्री हैं, शासन प्रशासन उनके अंडर में। देखिए सवाल इस बात का है कि यही चीज मैं कहना चाह रहा कि अगर ये इस्तीफा पहले हो जाता, कल परसों, तो शायद आज मुझे लग रहा कि रिजल्ट कुछ और मिलता। लेकिन ना तो उनका इस्तीफा हुआ और ना ही जो आरोपी है उसको अभी तक गिरफ्तार किया किसको जा रहा है? जो विपक्ष के नेता संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, सब उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इतनी फोर्स लगाई जा रही नाविका जी कि उसकी 10% फोर्स अगर लगा दी जाती तो मुझे लग रहा है कि आरोपी फौरन पकड़ में आ जाता। एक बात। दूसरी बात में वीडियो मैंने देखा, साहब वीडियो देखा, हत्या नहीं है, वो नरसंहार है। मैं आपको बताऊं कि जनरल डायर को भी शर्म आ जाए इस तरीके की हरकत को देख करके, शायद वो भी ऐसा हरकत ना कर पाए होंगे जिस तरीके से नरसंहार हुआ है। मैं बताऊं कि सत्ता के नशे में आदमी इस कदर चूर हो जाए कि वो आदमी यानी किसानों को कुचल दे। आज आप देखिए, आंदोलन को ये दबाना चाह रही थी सरकार, आंदोलन को नहीं दबा पाई, आंदोलन को नहीं कुचल पाई, लेकिन उसने किसानों को कुचल दिया। आवाज को दबाना चाह रही थी लेकिन आवाज को नहीं दबा पाई, उसने जो आवाज उठा रहा था उसी को दबा दिया। ये लोकतंत्र नहीं है नाविका जी। आज जिस तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, यकीन मानिए ये अच्छा संकेत नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर मौका क्यों दिया जा रहा है? क्या साक्ष्यों को खत्म करने के लिए मौका दिया जा रहा है? ईश्वरन भंडारी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। ईश्वरन भंडारी, अजीज खान साहब बहुत गुस्से में है और जनरल डायर मोमेंट कह रहे हैं इसको। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक तरफ के तथ्य दिखते हैं, दूसरी तरफ के तथ्य दिखते नहीं, और ये कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसमें इनकी गलती है या वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करना गलती है? क्योंकि जो जाना चाह रहा है वो तो पहुंच गया भाई। सुष्मिता देव जी तृणमूल कांग्रेस की है, वो तो पहुंच गई। ये समाजवादी पार्टी वाले क्यों नहीं पहुंच पा रहे? नाविका जी, पहली बात, जनरल डायर एक अफसर था जिसने फायरिंग की थी, जैसे कि फायरिंग कार सेवक्स पे हुई थी। जब प्रशासन फायरिंग करता है तो उसको आप जनरल डायर बोल सकते हैं। जब कोई क्रिमिनल कुछ गलत करता है, उस क्रिमिनल के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, इसके ऊपर सही एफआईआर हुई है, उसके बाद इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। मैं उसके पूरा पक्ष में हूं कि इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। एक बार एफआईआर दर्ज हो गई है तो नॉर्मल मर्डर केस में अरेस्ट होता है, चाहे ये होम मिनिस्टर का बेटा हो चाहे किसी का भी बेटा हो, उसमें मुझे कोई संकोच नहीं। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको कहा था, वीडियो आने से पहले मैंने कहा था कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। दूसरी बात जो हम कर रहे हैं, हाँ, जिनको पहुंचना होता है, जयंत चौधरी भी पहुंच गया, टीएमसी की भी लोग पहुंच गए। कई लोगों को पहुंचना ही नहीं है, सुबह नाश्ता खा के बाहर निकलना है, 400 मीटर जाके शाम की चाय पीने के लिए घर पहुंचना है। वो राजनीति है, वो राजनीति से बचे। 8 लोगों की जान गई है, 8 लोगों की जान जो गई है उसमें कोई भी आप आदमी से आदमी की अगर आप विभिन्न निकालते हैं तो आप मानवता आपके अंदर नहीं है। जो अक्यूज्ड हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर हो, अरेस्ट हो और जल्दी से हम चार्जशीट फाइल करके लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचे, वो देश के कानून के लिए अच्छा है। इसलिए राजनीतिक बात ना करते हुए कानूनी बात की जाए कि जल्दी से जल्दी कंक्लूजन में पहुंचे। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन और टाइम बाउंड चार्जशीट होनी चाहिए इस केस। बिल्कुल। और पब्लिक के सवाल आ रहे हैं हमारे पास। आशीष श्रीवास्तव लखनऊ से पूछ रहे हैं, अगर आशीष मिश्र किसी भी तरह से इन्वॉल्व था तो अभी तक एक भी वीडियो क्यों नहीं आया, जबकि सारा ऑपोजिशन बिल्कुल श्योर है कि सब कुछ उसी ने किया है। तो सुची जी, वीडियो आ सकता था, वीडियो अभी तक आया नहीं, क्यों नहीं आया? बिकॉज बाकी सारे वीडियोस तो आ चुके हैं, आशीष को दिखाने वाला एक भी वीडियो नहीं है। देखिए, वीडियोस के मामले में तो मास्टरपीस है बीजेपी, एडिटेड वीडियो, डॉक्टरेट वीडियो, टेलर्ड वीडियो, मॉर्फ वीडियो, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है वीडियोस का। आंखों से दिख रहा है, जल्दी फूटी बसें आपके चैनल पर तमाम फुटेज दिख रहे हैं। लगातार विपक्ष के नेताओं को संवेदना व्यक्त करने के लिए हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। तो बचपने वाला कोई सवाल है, लेकिन आप तो बहुत परिपक्व है। आपको लगता है कि इतनी गंभीर घटना पर कोई चुटीला व्यंग या कोई ऐसी इनोसेंट बात कहने की आवश्यकता है?
सीधा सा प्रश्न है कि अभी तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, अभी तक मंत्री जी से बर्खास्तगी, निष्कासन या पदमुक्त होने का आह्वान क्यों नहीं किया गया, अभी तक श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को मुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है। अब तो उनके सहयोगियों पर भी FIR दर्ज हो गई है। तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है और सवाल करना ऑपोजिशन का फर्ज है, गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट करे और विरोध प्रदर्शन करना भी हमारा अधिकार है। मनीष शुक्ला जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी को अरेस्ट करने का मतलब क्या है? पहले 24 घंटे आपने ऐसे ही रख लिया, उसके बाद अरेस्ट का कागजी कार्रवाई आपने दिखाई, ऐसा क्यों? देखिए, कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है और श्रीमती प्रियंका वाड्रा वहां कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने जा रही थी। जिस तरीके से पहले वीडियो में वो कहती नजर आई पुलिस अधिकारी से कि मैं आरोप लगा दूंगी कि तुम मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे थे, मैन हैंडलिंग कर रहे थे, उससे उनकी मंशा साफ नजर आती है। क्योंकि देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं मार्के की, जो जरूर ध्यान में रखना चाहिए, पीड़ित परिवार और किसान का पक्ष एक भी चैनल पर ये नहीं कहते नजर आ रहा है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है। जिनको राजनीति करने का अवसर नहीं मिल रहा है वही चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। आज इनको दर्द हो रहा है। 1984 में 3500 सिखों का इन्होंने नरसंहार करा दिया, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, तमाम जगहों पे इतिहास में दर्ज है इनकी नाकामियां। आज ही नैतिकता का पाठ पढ़ा रही हैं। वहां पीड़ित पक्ष को सरकार पर भरोसा है, सरकार के कदम पर भरोसा है। FIR दर्ज की गई है एप्लीकेशन के आधार पर, और हमें अगर दर्द है कुचल के मारे तो आइए देखते हैं सीतापुर में मेरे सहयोगी आदर्श सिंह हैं हमारे साथ। सीतापुर में जहां प्रियंका गांधी वाड्रा जी को गिरफ्तार किया हुआ है, वहां पर ये इस वक्त नजारा दिख रहा है। वहां पर कैंडल मार्च हो रहा है, मशालें जलाई जा रही हैं। आदर्श, आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त कितने सपोर्टर हैं वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा के, और प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये प्रियंका गांधी वाड्रा को जिस PAC के गेस्ट हाउस के बाहर अंदर रखा गया है उसके ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। वो गेट के बाहर बैठकर प्रियंका गांधी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको अगर ठीक जो सामने गेट लगा हुआ है वहाँ पर जो पोस्टर लगा हुआ है मैं वो भी दिखाऊँ तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि लखीमपुर में किसान नरसंहार में शहीद हुए अन्नदाताओं को न्यायपूर्ण श्रद्धांजलि। इससे पहले जो आपने तस्वीरें देखी थी इसमें कैंडल मार्च निकाला गया था, मशालें जलाकर जुलूस निकाला गया था, वो तस्वीरें उसके लिए ये लगाया गया है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो बड़ी संख्या में न सिर्फ कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता और नेता पहुँच रहे हैं बल्कि राज्य के अलग अलग ज़िलों से भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सूत्र हैं उनके मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा आज भी यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। कई बार प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की गई है कि उन्हें यहाँ से वापस लखनऊ लेकर जाया जाए, लेकिन वो इस बात पर रेडी हुई हैं कि उन्हें जब तक लखीमपुर खीरी में किसानों के परिवार से मिलने नहीं दिया जाता है जिनकी इस पूरे हादसे में जान गई है, तब तक वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगी। आज इस वक्त ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी भी वहां पहुंचने वाले हैं लखनऊ पे। ये हमारे पास इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं लखनऊ में, और सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में बढ़ती चली जा रही हैं। अब ये राजनीति है या इन्वेस्टिगेशन जल्दी होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, इसके बीच में अभी जंग जारी है। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे पूछना चाहती हूं क्योंकि ये सवाल पब्लिक पूछ रही है और पब्लिक का कहना है कि कई ऐसे किस्से हैं जहां तहकीकात होनी चाहिए। शायद आपको वो किस्से आज इतनी अच्छी तरह से याद ना हो जो पहले आपके प्रशासन के समय के थे। सपा के प्रवक्ता आज जनरल डायर की बात कर रहे हैं। जब जवाहर कांड हुआ तब क्यों वो ऐसे ही केस को डिफेंड कर रहे थे? जवाहर कांड 2016 में रामवृक्ष यादव का कांड था। संजीव झा पटना से पूछ रहे हैं ये सवाल, जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए नाविका जी, ऐसा है, मैंने आपको फिर वही कहा कि बीजेपी और इनके सपोर्टर्स कब तक पिछला राग अलापते रहेंगे। अरे साहब, आज आपको शासन सत्ता में बैठाया है जनता ने। 14 में मिला आपको, 17 में मिला, 19 में मिला, आप राग अलाप रहे पिछला।
आज जवाब दीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। अभी मनीष हत्याकांड जिस तरीके से हुआ, पुलिस ने किया, और साहब आरोप कैसे मोड़ दिया? आप सीढ़ी से गिर के हत्या हो गई। आप लोगों को जरूर डिवाइड करते होंगे, बीजेपी सपोर्टर, सपा सपोर्टर, बसपा। ये हमारे दर्शक हैं, और दर्शक जो हैं वो इस देश के नागरिक हैं। दर्शकों का सवाल है तो कम से कम आप उनकी तौहीन तो ना करिए ये कह के कि ये बीजेपी के सपोर्टर है। बीजेपी के सपोर्टर हैं इसलिए सत्ता में है। अगर सवाल पूछ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? हमने जो किया सो किया, वो सही था। अगर सिखों का नरसंहार हुआ था तो वो सही था, पर पुरानी बात है तो मत पूछिए। ये कोई जवाब हुआ? ये कोई जवाब हुआ मनीष शुक्ला जी? देखिए, मुझे हमको कंप्लीट लगता है, ये प्लीज मुझे ऐसा लगता है मुझे कि केवल जवाब बात कंप्लीट, मैं गिनती गिना दूं। जियाउद्दीन मुझे एक नाविका जी CEO थे, कंप्लीट करने कुंडा में दीजिए। उनकी हत्या हुई, और अखिलेश यादव का न्याय देखिए। जियाउद्दीन को भी मुआवजा दे दिया, और जो हत्यारे थे उनको भी मुआवजा दे दिया, केवल इसलिए कि वो स्वजाति थे। इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा को मार दिया गौ तस्करों ने बरेली में, अनिल सिंह को मार दिया, इंस्पेक्टर अनिल सिंह को प्रतापगढ़ में, प्रमोद कुमार को मार दिया था प्रयाग में, जवाब देना चाह रहा हूं, और मुजफ्फरनगर में तो बहन की इज्जत को बचाने के लिए सचिन और गौरव की हत्या हो गई। चलिए अजीज खान साहब, आपको भी जवाब देने का पूरा समय मिलेगा। मैं आपको पूरे 45 सेकंड का समय देती हूं, आप अपना जवाब दीजिए। मनीष शुक्ला जी ने सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए। जी देखिए, 2-3 बातें समझ लिया। अभी 2-3 दिन पहले का घटना है, जिस तरीके से गोरखपुर में कांड हुआ। भाई मेरे सवाल का जवाब ये है, एक बात सुनिए, अल्लाह मत करिए मनीष जी, पूरी बात सुनिए। ये देखिए, आज शासन सत्ता में बैठे लोग, इनकी पुलिस, आप कह सकते हैं इनकी पुलिस, प्रशांत कुमार जी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, किस तरीके का बयान देते हैं। बात सुनिए आप, किस तरीके का बयान दे रहे हैं कि वो सीढ़ी से गिरने से मौत हो गई। एक बात समझिए, और पीड़िता को तो मनीष तिवारी से उनको किस तरीके से डांटे, ये देखिए चेहरा, यही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं। अभी सरकार का जिस तरीके से रेप हुआ, उन्होंने कहा साहब रेप नहीं हुआ, हाथरस में रेप नहीं हुआ। सीबीआई जांच जब हुई तो 4 लोग आरोपी निकले। ये है पुलिस प्रशासन का चेहरा। आपके डीएम हड़काते हैं। आज जो लखीमपुर में जो घटना हो रही है उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। विराम दीजिए, किसी की बात सुनाई नहीं दे रही दर्शकों को। तू मैमे का सिलसिला जारी है। वारिस पठान जी, सवाल आज सिर्फ इतना है, एफआईआर है, एफआईआर को आप मानते हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्यों नहीं? एफआईआर में अगर कहा गया है कि आशीष मिश्रा वो वहां पर थे, तो अगर वीडियो आ रहे हैं और वीडियो में रोते हुए लोगों को दिखाया जा रहा है, तो आशीष मिश्रा का वीडियो कहां? तीसरी बात, अगर आपको ये कहना है कि हमने एफआईआर देखना है गुरविंदर सिंह की मौत का, लेकिन हम एफआईआर उनका नहीं देखेंगे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिनकी मौत हुई, तो क्या ये न्याय होगा? क्या ये सही होगा? देखिए नविका जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इतने वर्षों की डिबेट के बाद आज पहली मर्तबा मुझे लग रहा है कि ईश्वरन ने बहुत सच्चाई बयान की है। उन्होंने कहा कि किसानों को किस तरह कुचला गया, और जैसा एफआईआर है और मर्डर का चार्ज लगा है तो इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। थैंक यू, वेरी गुड ईश्वरन। आप जो अगर इनको अरेस्ट करेंगे तो आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा ना। इनको पुलिस की हिरासत में लो, पुलिस कस्टडी में लो, इन्वेस्टिगेशन करिए। इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि क्या हुआ, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में क्या आ रहा है। आप एक आरोपी को आजाद कैसा घूमने दे सकते हो? क्या वो एब्सकॉन्डिंग है? मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस से। नविका जी आप पूछिए योगी को, क्या वो एब्सकॉन्डिंग है जो उसे अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? बाद में अब सवाल यह आता है कि ऐसा होता क्यों है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि योगी की ये जो ठोक डालो वाली पॉलिसी है ना, जो बार बार कहते हैं, उसकी वजह से ये लोग आपे के बाहर हो चुके हैं। और इस तरह से कानून व्यवस्था पॉलिसी योगी जी से पहले आपके पार्टी में भी बहुत चली थी कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। पुलिस कस्टडी ली क्यों जाती है? इन्वेस्टिगेशन के लिए ना। पुलिस कस्टडी होती किस काम के लिए? फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और उत्तर प्रदेश में जारी रहेगी। मुख्तार और अतीक को बचाने के लिए जो निकले हैं आप। अरे तो आप तो सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हो। भाजपा के प्रवक्ता जी सुनिए, ये खाली एक ही चीज बोल रहे हैं, हमने मुआवजा दिया, हमने मुआवजा दिया। अरे आपके मुआवजे देने से जो किसान
नौजवानों की जान चले गई, क्या उनकी जानें वापस आ जाएगी? जो पत्रकार की जान चले गई, क्या उसकी जान वापस आ जाएगी? अरे रखिए आपका मुआवजा आपके जेब में, आपको काम आएगा चुनाव के टाइम। हमको जान ला कर दीजिए वापस हमारे किसान भाई की, जान ला कर दीजिए हमारे अन्नदाता की। रखिए आपका मुआवजा आपके जेब में, आपको काम आएगा। रखिए मुआवजा। आप 3-4 मरतबा एक ही बात बोल चुके हो, हमने मुआवजा दिया, हमने मुआवजा दिया। अरे मुआवजा दिया, कोई एहसान किया? तुम्हारे जेब से दिया मुआवजा, तुमने मुआवजा दिया, देश की तिजोरी का मुआवजा दिया, तुमने टैक्स पेयर के पैसे से मुआवजा दिया। किस पे एहसान कर रहे हो मुआवजा देकर? लाओ हमारे किसान भाई की जान वापस चाहिए हमको। एक मिनट वारिस पठान जी, मनीष शुक्ला जी को भी तो बोलने, आप बौछार करते चले जा रहे हैं आरोपों की, लेकिन मनीष शुक्ला जी को जवाब देने का तो समय दीजिए कि आपको सिर्फ आरोपों से सरोकार है, आपको जवाब से सरोकार है या नहीं? नाविका जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से वारिस पठान को बताना चाहता हूं, मुआवजे की बात क्यों कर रहे हो? प्रदेश आपने जेब से दिया मुआवजा? अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई मुआवजा देने से जान वापस आ जाएगी किसान की, मुआवजा देने से जान वापस आ जाएगी। 15 मिनट में हम इधर से उधर कर देंगे। अपराधी बचा नहीं पाओगे एक भी, चाहे मुख्तार हो चाहे अतीक हो, कार्रवाई चल रही है। हमको पता है कि तुम्हारा एजेंडा क्या है। तुम अपराधियों और आतंकवादियों को बचाने के लिए निकले हो, धर्म की आड़ पे, धर्म की आड़ लेके अपराधियों के साथ जब खड़े होते हो तो पूरे धर्म को बदनाम करते हो। सबसे ज्यादा मुसलमान धर्म को बदनाम वारिस पठान जैसे लोग करते हैं, ओवैसी जैसे लोग करते हैं, जो उस धर्म को केवल अपराधियों से जोड़ते हैं, केवल आतंकवादियों से जोड़ते हो। अरे एपीजे का नाम लो, बिस्मिल्लाह खान का नाम लो, मुख्तार और अतीक के सारे धर्म को मत बचाओ, क्योंकि उससे पूरे धर्म को बदनामी मिलती है। ईश्वरन भंडारी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एफआईआर एक तरफ, और यही आज हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं, उनका ये कहना है, पुलक मजूमदार हैं, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, किसान को गोली से मारा गया, ये बात तो झूठ साबित हो गया, और सिर्फ एफआईआर के तहत किसे कैसे गिरफ्तार करना चाहिए बिना जांच के? एफआईआर झूठा भी तो हो सकता है, ऐसा कई बार हुआ है पहले। तो क्या ज्यादा जरूरी है, एफआईआर या पोस्टमार्टम रिपोर्ट? नहीं, पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं हमेशा सही बोलता हूं, कभी कभी वारिस पठान को वो बात सही लग जाती है, इनको ज्यादा सही लगनी चाहिए तो अच्छा रहेगा डिबेट्स के लिए। दूसरी बात जो अहम मुद्दे की बात है वो ये है कि पोस्ट एफआईआर दर्ज होने के बाद एक इन्वेस्टिगेशन होता है, उस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से एक फाइनल रिपोर्ट बनता है जिसमें पोस्टमार्टम का भी पुलिस हवाला देती है, और अगर पुलिस कंक्लूजन पे आती है कि एफआईआर में सच बातें जो हैं वो साबित नहीं हो पाई तो वो फाइनल रिपोर्ट, जिसको हम क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं, डाल देते हैं, नहीं तो चार्जशीट डालती है। पर अभी हम जिस स्टेज पे हैं वो एक इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में भी अगर एफआईआर नामजद जब दर्ज हुई है तो पुलिस कुछ लेवल तक प्राइमा फेसाया सेटिस्फाइड होती है कि इस व्यक्ति के अगेंस्ट केस बनता है, तभी उसका नाम डालती है। ये स्पेशल लॉ नहीं है, ये नॉर्मल मर्डर केस है। कुछ स्पेशल लॉज में तो जो कंप्लेनेंट बोलता है आपको डालना पड़ता है। तो जब नामजद एफआईआर दर्ज हो चुकी है उसके बाद पूछताछ होनी तो कंपलसरी है, और मोस्ट केसेस में अरेस्ट भी होता है, और जब प्रभावशाली व्यक्ति होता है तो अरेस्ट भी होना चाहिए। का इंतजार रहेगा कि यूपी पुलिस इस सारे हत्याकांड में असली आरोपियों को पकड़ेगी और कम से कम लोगों को आश्वस्त करेगी अपने एक्शन से कि जो हो रहा है वो कानून के तहत हो रहा है, क्योंकि कोई मंत्री का बेटा है इसलिए उसके लिए कानून अलग नहीं होगा। यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।